नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से और राजस्थान सरकार को अलॉट पारसा कैंट कैटेक कोल ब्लॉक के नए एरिया से कोयले निकालने की मंजूरी नहीं दी गई है। राजस्थान में कोयले का बड़ा संकट पैदा हो गया है। साथ ही इसी मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि अगले 4 दिन में कोयले की पूरी सप्लाई छत्तीसगढ़ से नहीं मिली तो फिर प्रदेश में ज्यादातर बिजली घरों में पावर प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है और इस दौरान कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का रोजाना 11.5 रैक कोयले का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वहां से 8 से 9 रैक ही मिल पा रहे हैं। प्रदेश में करीब 45 लाख यूनिट बिजली रोजाना उधार भी ली जा सकी थी। इस दौरान आपको बता दें कि वापस ये बिजली चुकानी भी पड़ेगी और रबी के फसली सीजन में किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पानी देना भी अब चुनौती बन गया है। बिजली घरों में 3 से 5 दिन का कोयला ही बचा है और ऐसे में अब नए साल का बिजली प्रोडक्शन भी भारी कमी प्रदेश में आ सकती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोयले की रैक भी औसत 16 से 17 से घटकर अब 14 ही मिल पा रही है, जबकि प्रदेश की जरूरत रोजाना 27 रैक कोयले की है। बिजली प्रोडक्शन ठप हुआ तो महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसकी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार को भी साथ साथ ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अलॉट पारसा कोल ब्लॉक में अब तक हुई माइनिंग में एरिया में कोयला खत्म होने के कगार पर है। सूत्रों की माने तो खान के मौजूदा कोयले से करीब 10 से 15 दिन ही निकल सकते हैं और इसके बाद कोयला निकालने के लिए नए कोल ब्लॉक से खनन की मंजूरी नहीं मिल रही है। 5 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी के पास परसा कोल ब्लॉक से माइनिंग की अंतिम स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार से अटका ली है और ऐसे में यहां माइनिंग होगी तो 12,000 टन यानी कि 3 रैक कोयला रोज मिलेगा। आपको बताते चलें कि 841 हेक्टेयर एरिया के इस नए कोयले ब्लॉक से सालाना 1,000 रैक से ज्यादा कोयला मिलने की संभावना है, जबकि अगले 30 साल में 150 मिलियन टन कोयला यहां से निकाला जा सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ही पारसा ईस्ट एंड कैंचे बेसिन के फेज 2 में भी 1,136 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड पर माइनिंग के लिए राजस्थान लगातार कोशिशों में जुटा है। केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से ही क्लियरेंस मिलने के बाद वहां भी माइनिंग शुरू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने फेज 2 के लिए अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। फेज 2 एक बड़ा कोयला माइंस इलाका है जहां से राजस्थान की मौजूदा कोयला जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। और कांग्रेस से नए लोगों को जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। नए साल से कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू करेगी और कांग्रेस का ये मेंबरशिप अभियान 31 मार्च तक चलेगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस ट्रेनिंग सेल के प्रभारी सचिन राव से बैठक कर चर्चा की है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और इसीलिए यहां ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस रहेगा। इस बार 20 लाख के आसपास मेंबर बनाने का टारगेट है। साथ ही कांग्रेस में संगठन सचिव की प्रक्रिया से पहले 31 मार्च तक मेंबरशिप होगी। अप्रैल से अगस्त सितंबर के बीच संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पहले जब शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस समय भी राजस्थान देश में सबसे आगे रहा था। अब जनवरी से शुरू होने वाले डिजिटल मेंबरशिप अभियान में भी राजस्थान अग्रणी रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मेंबरशिप चलाई जाएगी। साथ ही बीजेपी ने 2014 के बाद एक अभियान चलाकर मिस कॉल के जरिए मेंबर बनाए थे और मिस कॉल से बनाए गए मेंबर्स की पड़ताल की गई, जिसमें गड़बड़ियां मिली थी। बाद में आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पैटर्न को बदल दिया। कांग्रेस इससे अलग एक डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने पर फोकस करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान के जरिए यूथ तक पहुंचना चाहती है और यूथ को टारगेट करके ही ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू की जाएगी। पार्टी ट्रेनिंग पर भी फिलहाल जोर देने जा रही है कांग्रेस और 26 दिसंबर से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में क्रॉसिंग जो कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं की पार्टी के आगे के कार्यक्रमों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी।
4 जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव में 2 जगह बहुमत होने के बावजूद बीजेपी केवल 1 जगह ही जिला प्रमुख बना सकी है, जबकि कांग्रेस का 2 जिलों में बहुमत था, लेकिन जोड़तोड़ से 3 जिला प्रमुख बना लिए। और वहीं अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र और 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के क्षेत्र 12 में बीजेपी बहुमत होते हुए भी जिला प्रमुख नहीं बना सकी। बताते चलें कि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया क्रॉस वोटिंग से जिला प्रमुख चुनाव जीत गई हैं। 12 में 25 जिला परिषद सदस्यों में से कांग्रेस के 12 और बीजेपी के 13 सदस्य थे। बीजेपी के एक जिला परिषद सांसद सदस्य जो थे, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में 12 में प्रमोद जैन भाया पत्नी को जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रहे। उधर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। 12 में पहले से ही उलटफेर की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कई दिग्गज कांग्रेस नेता जिला प्रमुख चुनावों में बीजेपी खेमे में सेंध नहीं लगा सके। कोटा में बीजेपी के मुकेश मेघवाल जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गीता मेघवाल को हराया और कोटा जिला परिषद में 23 वार्ड में से 13 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य जीते थे। कोटा में कांग्रेस में भी भारी गुटबाजी है। यहां पर शांति धारीवाल के अलावा विधायक राम नारायण मीणा और भरत सिंह के खेमे में तालमेल नहीं है। यूडीएच मंत्री के गृह जिले में बीजेपी जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रही। श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा जिला प्रमुख का चुनाव जीते हैं और यहां पर 31 में से कांग्रेस के पास 25 जिला परिषद सदस्य थे। ऐसे में कुलदीप इंदौरा का जिला प्रमुख बनना तय था। श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन के मुद्दे का बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि नहरी क्षेत्र में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बहुमत के बावजूद 12 जिला परिषद में भाजपा अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। इससे आक्रोशित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर जाकर जमकर तोड़फोड़ की। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से कांग्रेस के जिला प्रमुख बनने की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। गुस्साए कार्यकर्ता पास ही मौजूद सांसद ऑफिस पर पहुंच गए और नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ताओं ने सांसद ऑफिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यहां रखी गई कुर्सियां, गमले सब तोड़ डाले गए और पत्थर से सांसद ऑफिस के कांच भी टूट गए। यहां बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर एसपी सहित पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और यहां पे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें भगाया गया। यहां मौजूद कुछ लोग और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सांसद ऑफिस पर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम कर दी है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सरकार की चिंता बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दूसरे राज्यों की तर्ज पर अब गहलोत सरकार ने भी नई गाइडलाइंस पर विचार शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। बताते चलें कि प्रदेश में भीड़भाड़ वाले आयोजनों में लोगों की संख्या को कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओमिक्रॉन के खतरे पर नियंत्रण करने और कोविड के मौजूदा हालात का रिव्यू करते हुए आगे का फैसला करने पर दोपहर 1 बजे से एक रिव्यू बैठक भी बुलाई थी। इस रिव्यू में एक्सपर्ट डॉक्टर सरकार को राय देंगे, जहां पर बताया गया कि इसे ओपन रिव्यू बैठक के बाद नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने की संभावना है, जबकि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार भी नई गाइडलाइंस जारी करने पर विचार कर रही है। केंद्र ने हाल ही में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया था और इसमें प्रदेश में रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, लेकिन इससे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा और इसी वजह से सरकार नाइट कर्फ्यू पर सख्ती कर सकती है। मास्क को लेकर भी फिलहाल सरकार सख्त नजर आ रही है और आपको बता दें कि बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूलने का अभियान फिर से एक बार शुरू हो सकता है। वहीं कोरोना के टेस्ट सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है और राजस्थान में 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के भी 17 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब डेली सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दे रहा है।
और 2 दिन राजस्थान में मौसम फिर यू टर्न ले सकता है। फिलहाल बर्फीली सर्दी से लोगों को राहत है, लेकिन राज्य में 26 दिसंबर से सक्रिय होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश और बादल छाने से दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। इससे रात के साथ साथ दिन में भी ठिठुरन बढ़ जाएगी और इससे मौसम का असर 26 से लेकर 28 दिसंबर तक रहेगा। 29 दिसंबर से मौसम के पहले की तरह ही साफ होने की संभावना है, जबकि जयपुर में मौसम केंद्र के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 25 दिसंबर शाम से बीकानेर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। यहां पर कल शाम को ही आसमान में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, जबकि मौसम के प्रभाव से रात के न्यूनतम तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकता है। राज्य में आज के मौसम की स्थिति को देखें तो कई जगह पर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। जोधपुर शहर के न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यहां पर कल न्यूनतम तापमान 9 से 4 डिग्री था और बता दें कि 9.4 डिग्री टेम्परेचर रहा, जो कि बढ़कर अब 16 पहुंच गया है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई और सीकर, फतेहपुर जैसी ठंडे शहरों में न्यूनतम तापमान 10 के आसपास पहुंचा। प्रदेश में बीती रात को करौली सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 3 पर शुक्रवार की सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से धुएं का गुब्बार नजर आया। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की 14 दमकल मौके पर पहुंच गई और आग फैक्ट्री के बाहर रोड तक पहुंच गई। निगम, थर्मल, डीसीएम और पुलिस, सीएफसीएल और आर्मी की दमकल को मौके पर बुलाया गया। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 25% हिस्से में आग पर काबू पाया गया। कलेक्टर, एसपी समेत नगर निगम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही हादसा सुबह 7 बजे के करीब हुआ। फैक्ट्री में करीब 250 से लेकर 300 कर्मचारी अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं और सुबह की शिफ्ट में 50 कर्मचारी मौजूद थे। अचानक से रिएक्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और बताया ये जा रहा है कि यह आग बढ़ते हुए बॉयलर तक पहुंच गई। इस रिएक्टर से बॉयलर तक ऑयल की सप्लाई जाती है, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और प्रोडक्शन मॉल में भी जो है सारा माल चपेट में आ गया। और कोटा में राज्यपाल के आने से पहले आग लगने की दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले भी राज्यपाल के कोटा पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के सामने मित्री मार्केट में आग लगी थी और आज भी राज्यपाल के कोटा पहुंचने से पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। तो वहीं जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर 21 दिसंबर को पत्नी के प्रेमी की सरे राह चाकू से गला काटकर हत्या करने वाले पति पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया और डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया है कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी करण पंजाबी की पत्नी वर्षा दिल्ली की रहने वाली है। उसका प्रेमी भी दिल्ली का ही है और दोनों ही उसके काम पर जाने के बाद पार्क में मिलते थे। इसीलिए दोनों के झगड़े भी होते थे और इस चक्कर में पत्नी उसे छोड़कर भी चली गई थी। वापस लौटकर आई तो प्रेमी से मिलती रही और इसीलिए उसे मार डाला। दोनों की सोशल मीडिया से दोस्ती हुई और फिर मोबाइल फोन और चैटिंग होने लगी। बातचीत से नजदीकियां बढ़ने लगी और वर्षा का पति करण पंजाबी काम कर घर चलाता था। प्रेमी की बात पर शराब पीकर अक्सर वो पत्नी से झगड़ा भी करता था। ऐसे में वर्षा का प्रेमी योगेश से ज्यादा बात करने लगी और योगेश ने दिल्ली से आकर वर्षा से मिलना शुरू किया। पति करण के काम पर जाने के बाद ये दोनों ही सीकर रोड पर पार्क में मिलते थे, तो वहीं लंबी बातचीत इन दोनों के बीच होती थी। दूसरी तरफ दिल्ली से जयपुर पहुंचे मृतक योगेश के पिता ने विश्वकर्मा थाने में करण पंजाबी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस धोखाधड़ी का दर्ज कराया। साथ ही आपको बता दें, धोखाधड़ी के साथ साथ हत्या का भी केस दर्ज करवाया गया। इसमें बताया गया है कि करण और उसकी पत्नी ने उनके बेटे योगेश को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। उसे 2 लाख रुपए लेकर जयपुर बुलाया और यहां पर रुपए हड़प कर आरोपियों ने उनके बेटे योगेश की हत्या कर दी। केस की जांच फिलहाल चोमू एसीपी राजेंद्र सिंह निर्माण कर रहे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां खेरवाड़ा में निजी स्कूली छात्रों ने आपसी विवाद के चलते एक अन्य स्कूली छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। इससे पहले 2 छात्र घायल हो गए और इसके साथ ही आपको बताते चले कि खेरवाड़ा पुलिस ने बताया है कि कस्बे के निजी स्कूल के 2 छात्रों का किसी बात को लेकर पिछले 2-3 से फोन पर विवाद हो रहा था और फोन पर विवाद के बाद अब बुधवार की शाम को दोनों छात्र अपने अन्य साथियों के साथ कस्बे के खेल मैदान के पास गेट पर पहुंचे। इस दौरान एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे डूंगरपुर की गामड़ी निवासी उत्सव भट्ट और एक अन्य छात्र घायल हो गया। घायल छात्र को उनका साथी कस्बे के निजी अस्पताल लेकर गया और इस दौरान आरोपी छात्र को जो घायल हो गया उसे पीछे निजी अस्पताल तक मारपीट करने पहुंचे। वहीं सूचना पर खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गई और गंभीर छात्र को उदयपुर रेफर कर दिया गया। अब आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि उत्सव भट्ट के कंधे, पेट, जांघ, पैर, हाथ जैसी जगहों पर कुल 7 से 8 घाव मिले हैं, जबकि एक अन्य छात्र के बीच बचाव के दौरान सीने और हाथ पर कुल 2 घाव आए। तो वहीं इस पूरे मामले को पुलिस ने दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।